हिंदी साहित्य का इतिहास कैसे लिखा गया, इस सफर पर आज एक नजर डालते हैं। ये समझना प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। हाँ बिल्कुल, खासकर राज्य स्तरीय परीक्षाओं और यूपीएसआई जैसे एग्जाम्स में ये सवाल आते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये इतिहास लिखने की जो परंपरा है, ये कोई बहुत पुरानी नहीं है। मतलब ज्यादातर 19वीं और 20वीं सदी में ही इसकी शुरुआत हुई। सही कहा। और इस पर बाहरी असर भी रहा, जैसे आप देखें यूरोप के विद्वानों का काम, और साथ ही भारत में जो बौद्धिक और राष्ट्रवादी चेतना जाग रही थी उसका भी असर था। ये बाहरी प्रभाव वाली बात अहम है। सुना है पहला व्याकरण भी किसी बाहरी विद्वान ने लिखा। जी हाँ, एक डच विद्वान थे जोशुआ केटलर। उन्होंने हिंदी का पहला व्याकरण लिखने की कोशिश की। तो शुरुआत एक तरह से बाहर से हुई। ये काफी रोचक है। तो फिर साहित्य का इतिहास लिखने का पहला ठीक-ठाक प्रयास किसने किया? ये सवाल अक्सर परीक्षाओं में देखने को मिल जाता है। देखिए, जो पहला प्रयास माना जाता है वो एक फ्रेंच विद्वान का था, गार्सन द तासी। गार्सन द तासी। हाँ, उनकी किताब थी इस्त्वार द ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी। 1839 में छपी थी फ्रेंच भाषा में। अच्छा। ये एक शुरुआत तो थी, पर इसमें वो पश्चिमी नजरिए वाली बात थी, और ये काफी हद तक उस समय की जो प्रशासनिक जरूरतें थीं या मिशनरी जरूरतें, उनसे प्रभावित लगती है। मतलब विशुद्ध साहित्यिक विश्लेषण कम था। तो ये बाहरी प्रयास था। फिर किसी भारतीय विद्वान की तरफ से इस दिशा में पहला कदम कब और किसने उठाया, ये जानना जरूरी है। हाँ, वो एक बहुत अहम मोड़ था। 1883 में आए शिव सिंह सेंगर। उन्होंने लिखी शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज। इसे किसी भारतीय द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का पहला महत्वपूर्ण प्रयास माना जाता है। ये एक तरह से कह सकते हैं कि अपनी साहित्यिक धरोहर को, अपनी विरासत को अपने नजरिए से समझने और दर्ज करने की एक शुरुआती पर बहुत जरूरी कोशिश थी। तो शिव सिंह सेंगर ने भारतीय दृष्टिकोण से शुरुआत की, लेकिन फिर एक और महत्वपूर्ण यूरोपीय नाम भी आता है, जॉर्ज ग्रियर्सन का। उनका क्या योगदान रहा? बिल्कुल, जॉर्ज ग्रेसन की किताब द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो 1889 में आई, वो भी बहुत अहम है। अच्छा। ग्रियर्सन ने पहली बार कवियों और लेखकों को कालक्रम यानी समय के हिसाब से व्यवस्थित किया। मतलब टाइमलाइन के हिसाब से। हाँ, टाइमलाइन के हिसाब से। ये एक बड़ा कदम था। इसने आगे के इतिहासकारों के लिए एक ढांचा तैयार कर दिया, एक तरह का स्टैंडर्ड सेट हो गया। और फिर आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनका काम तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में मील का पत्थर माना जाता है। क्यों, ऐसा क्या खास था उनके काम में? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उनका हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में आया। ये वाकई दिशा बदलने वाला काम था। देखिए, उन्होंने सिर्फ कवियों और रचनाओं की लिस्ट नहीं बनाई। अच्छा। नहीं, उन्होंने साहित्यिक प्रवृत्तियों का, ट्रेंड्स का विश्लेषण किया। उन्हें उस समय के समाज, राजनीति और संस्कृति से जोड़ा। ये दिखाया कि साहित्य हवा में पैदा नहीं होता। हाँ, ये बात तो है। वो समाज की सोच, समाज की परिस्थितियों का प्रतिबिंब होता है। जैसे उन्होंने समझाया कि भक्ति आंदोलन सिर्फ धार्मिक नहीं था, बल्कि उस समय की जो सामाजिक उथल-पुथल थी, लोगों की जो मनोदशा थी, उसका भी नतीजा था। उनका ये कार्य-कारण संबंध देखने का नजरिया, उनका विश्लेषण का तरीका और उनका काल विभाजन, ये आज भी अध्ययन का मुख्य आधार हैं। ये समझना कि साहित्य समाज का आईना है, ये बहुत गहरी बात है। तो शुक्ल जी का काल विभाजन क्या था? ये परीक्षाओं के लिहाज से बहुत अहम है। इसको जरा ठीक से समझ लेते हैं। हाँ, ये बिंदु परीक्षाओं के लिए खास तौर पर जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को मोटे तौर पर 4 कालों में बांटा। 4 काल, ठीक है? पहला, आदिकाल, जिसे उन्होंने वीरगाथा काल कहा। समय लगभग संवत 1050 से 1375 तक। उनका मानना था कि इस दौर में वीर रस की रचनाएं ज्यादा थी। वीरगाथा काल। ठीक। दूसरा, पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल कहा, संवत 1375 से 1700 तक। ये तो खैर हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। स्वर्ण युग, हाँ। तीसरा, उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतिकाल कहा, संवत 1700 से 1900 तक। इस समय काव्य के लक्षण, अलंकार, नियम, इन पर लिखने का चलन था। रीति परंपरा। जी। और चौथा, आधुनिक काल, जिसे गद्य काल कहा, संवत 1900 से अब तक, क्योंकि इस दौर में गद्य का विकास प्रमुखता से हुआ। ये 4 काल और इनके नाम, इनको याद रखना बहुत फायदेमंद रहेगा। तो शुक्ल जी का यह ढांचा काफी व्यवस्थित लगता है। आदिकाल, वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, गद्य काल।
लेकिन क्या बात के सभी विद्वान उनके इस काल विभाजन और खासकर जो नाम उन्होंने दिए, जैसे वीर गाथा काल, क्या सब उनसे सहमत थे? नहीं, यहीं पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है। शुक्ल जी का ढांचा प्रभावशाली जरूर रहा, बहुत सॉलिड था, लेकिन सभी उनसे सहमत नहीं थे। खासकर पहले काल को लेकर, यानी आदिकाल। आदिकाल के नाम पर? हाँ, उसके नामकरण को लेकर काफी मतभेद रहे। जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि सिर्फ वीर गाथाएं ही नहीं थीं, और भी बहुत कुछ था, इसलिए इसे सिर्फ आदिकाल कहना ज्यादा ठीक है। अच्छा। वहीं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीज वपन काल कहा, मतलब वो समय जब साहित्य के बीज बोए जा रहे थे। बीज वपन काल, ये भी एक नजरिया है। बिल्कुल। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल एवं चारण काल कहा। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल नाम दिया, जो उस युग की सामाजिक और धार्मिक शक्तियों पर जोर देता है। और गियर्सन ने तो इसे पहले ही चारणकाल कहा था। हाँ, ग्रियर्सन ने चारण काल कहा था। तो आप देखिए, एक ही कालखंड को कितने अलग अलग नामों से पुकारा गया। ये मतभेद दिखाते हैं कि इतिहास को देखने और उसकी व्याख्या करने के कई नजरिए हो सकते हैं। तो संक्षेप में कहें तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की ये परंपरा धीरे धीरे विकसित हुई। इसमें बाहरी विद्वानों का भी हाथ रहा और भारतीय विद्वानों का भी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काम केंद्रीय है, इसमें कोई शक नहीं, पर दूसरे विद्वानों के नजरिए को समझना भी इस पूरी तस्वीर को पूरा करता है। बिल्कुल सही। और अंत में एक विचारणीय प्रश्न ये उभरता है कि किसी साहित्यिक काल का नामकरण कितना मायने रखता है। क्या ये सिर्फ एक लेबल है, या उस नाम से ही हम उस पूरे दौर को एक खास चश्मे से देखने लगते हैं? आज हम हिंदी साहित्य के बिल्कुल शुरुआती दौर की बात कर रहे हैं। हाँ, जिसे आदिकाल या फिर वीर गाथा काल भी कहते हैं। सही। समय इसका मतलब संवत 1050 से 1375 तक का। जी। और नाम भी अलग अलग दिए गए, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा आदिकाल, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे वीरगाथा काल कहा। हाँ, क्योंकि वो दौर ही ऐसा था, काफी राजनीतिक उथल पुथल थी, युद्ध बहुत होते थे। तो जाहिर है इसका असर उस वक्त के साहित्य पर भी पड़ा होगा। बिल्कुल। वीरों की गाथाएं मिलती हैं, थोड़ी आध्यात्मिक खोज भी दिखती है, और सबसे खास हिंदी का एकदम शुरुआती रूप नजर आता है। हाँ, और इसी से जुड़ा एक सवाल हमेशा रहता है, परीक्षाओं में भी खूब आता है कि हिंदी का पहला कवि किसे माना जाए। हाँ, इस पर तो शायद एक राय नहीं है विद्वानों की। नहीं, बिल्कुल नहीं है, काफी अलग अलग मत हैं इस पर। तो कौन कौन से मुख्य नाम हैं जिन पर चर्चा होती है? देखिए, कई नाम हैं, जैसे राहुल सांकृत्यायन और डॉक्टर नगेंदी जैसे विद्वान, वो मानते हैं सरहपा को। सरहपा, हाँ, सिद्ध कवि थे वो। जी। वहीं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का नाम आता है, वो स्वयंभू को मानते हैं। स्वयंभू तो अपभ्रंश के बहुत बड़े कवि थे। अच्छा, जिन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है शायद। हाँ हाँ, बिल्कुल। फिर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हैं, वो शालिभद्र सूरी को मानते हैं। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड नाम के कवि का जिक्र किया है। इतने सारे नाम और भी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी राजा मुंज का नाम लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अब्दुर रहमान को मानते थे, जिनकी रचना है संदेश रासक। और शुक्ल जी के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हिसाब से चंद्र बरदाई पहले कवि हैं, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो जैसा महाकाव्य लिखा। तो देखिए कितने अलग अलग विचार हैं। समझ गया, काफी मतभेद हैं। अच्छा, तो ये तो वही पहले कवि की बात। अब अगर हम उस पूरे दौर के साहित्य को देखें तो उसकी मुख्य बातें क्या थीं? मतलब किस तरह की रचनाएं ज्यादा मिलती हैं? हाँ, ये जानना जरूरी है। देखिए, कुछ खास बातें हैं जो इस दौर के साहित्य में साफ दिखती हैं। जैसे? पहली बात तो आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। ज्यादातर कवि दरबारी थे, तो अपने राजा की, अपने आश्रयदाता की तारीफ करना, उनकी वीरता उदारता बढ़ा चढ़ाकर बताना, ये आम था। उस माहौल में शायद जरूरी भी रहा होगा। बिल्कुल। दूसरी बात, युद्धों का बड़ा सजीव वर्णन मिलता है। लड़ाइयों का आंखों देखा हाल जैसा चित्रण, हालांकि उसमें कल्पना भी खूब मिली होते थे। अच्छा। तीसरा, वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता। या तो जबरदस्त वीरता का वर्णन मिलेगा या फिर प्रेम और सौंदर्य का, और कई बार ये श्रृंगार भी युद्धों से ही जुड़ा होता था। हाँ, ये तो रासो काव्यों में दिखता है। जी। चौथी बात, ऐतिहासिकता के साथ कल्पना का मिश्रण। मतलब पात्र तो शायद ऐतिहासिक होते थे, पर घटनाओं में, कहानियों में कल्पना का खूब इस्तेमाल होता था। और प्रामाणिकता का क्या? सुना है इस पर भी सवाल उठते हैं। हाँ, ये पांचवी बात है, प्रामाणिकता में संदेह। बहुत से ग्रंथों में बाद में इतना कुछ जोड़ा गया कि उनका मूल रूप क्या था ये कहना मुश्किल हो जाता है। अच्छा।
छठी बात, राष्ट्रीयता की भावना का अभाव। कवियों की जो वफादारी थी वो अपने छोटे से राज्य या राजा तक ही थी। पूरे देश या राष्ट्र वाली भावना उस समय नहीं दिखती। ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। और सातवीं, भाषा का प्रयोग। डिंगल और पिंगल शैलियों का इस्तेमाल होता था। डिंगल थोड़ी वीर रस वाली राजस्थानी मिली हुई भाषा थी, थोड़ी कर्कश। और पिंगल ब्रज भाषा से प्रभावित थोड़ी मीठी भाषा थी। डिंगल और पिंगल, ये नाम भी याद रखने वाले हैं। अच्छा, तो परीक्षा के लिहाज से कुछ खास कवियों और उनकी रचनाओं के नाम बताएंगे जो जरूर याद रखने चाहिए? हाँ बिल्कुल, जैसे चंदबरदाई की पृथ्वीराज रासो, इसे हिंदी का पहला महाकाव्य भी मानते हैं। फिर नरपति नाल्ह की बीसल देव रासो, ये श्रृंगार पर ज्यादा केंद्रित है। बीसल देव रासो, हाँ। जगनिक की परमाल रासो, इसे आलाखंड के नाम से ज्यादा जाना जाता है। आज भी लोक में खूब गाया जाता है। आलाखंड, बिल्कुल। फिर विद्यापति की रचनाएं कीर्तिलता, कीर्ति पताका और खासकर पदावली जो मैथिली में है, अमीर खुसरो की पहेलियां, मुक्करियां, सरहपा का दोहा कोश, स्वयंभू का पौमचरियों, अब्दुर्रहमान का संदेश रासक और शालीभद्र सूरी की भरतेश्वर बाहुबली रास, ये कुछ बहुत खास नाम और रचनाएं हैं। ये लिस्ट तो काफी उपयोगी है। इन कवियों और रचनाओं के अलावा कोई और खास बात या व्यक्ति जो इस काल से जुड़े हों? हाँ, जैसे अमीर खुसरो का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें खड़ी बोली हिंदी में लिखने का श्रेय दिया जाता है और उनकी पहेलियां, मुकरियां, वो तो आज तक मशहूर हैं। हाँ, खुसरो की पहेलियां तो बच्चे भी जानते हैं। बिल्कुल। फिर विद्यापति, जिन्हें मैथिल कोकिल भी कहते हैं, उनकी पदावली की वजह से वो संस्कृत, अपभ्रंश, मैथिली कई भाषाओं में लिखते थे। सरहपा का जिक्र जरूरी है, जो 84 सिद्धों में पहले माने जाते हैं। उनकी रचनाओं ने आगे चलकर रहस्यवादी कविता की नींव रखी। सिद्धों का भी अपना महत्व है। जी, और एक तथ्य ये भी याद रख सकते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी पहले विद्वान थे जिन्होंने अपभ्रंश भाषा के लिए पुरानी हिंदी शब्द का इस्तेमाल किया था। अच्छा, पुरानी हिंदी शब्द गुलेरी जी ने दिया, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। तो ये थी आदिकाल या वीरगाथा काल की एक, कह सकते हैं, जरूरी झलक। हाँ, जिसमें वीरता है, श्रृंगार है, भाषा का बनता हुआ रूप है। और वो कवि हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य की शुरुआती नींव रखी। ये सारी जानकारी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए काफी काम की है। निश्चित रूप से। और जाते जाके एक सवाल सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ। कि उस युग की कौन सी प्रवृत्ति आज भी किसी न किसी रूप में साहित्य को प्रभावित करती है, या कौन सी चीज आज बिल्कुल बदल गई है? इस पर विचार किया जा सकता है। हिंदी साहित्य का वो दौर जिसे स्वर्ण युग कहा गया। हाँ, भक्तिकाल। ये लगभग संवत 1375 से 1700 तक का समय था, है ना? हाँ, बिल्कुल। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे ये नाम दिया था, स्वर्ण युग। इस दौर में ना ईश्वर प्रेम, भक्ति और समाज सुधार पर बहुत जोरदार काम हुआ। तो चलिए आज इसी अहम दौर की कुछ खास बातें समझ लेते हैं। बिल्कुल। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी काफी जरूरी होती हैं। बिल्कुल। देखिए, भक्ति शब्द जो है वो संस्कृत की भज धातु से बना है। सीधा सा मतलब है सेवा या पूजा। अच्छा, सेवा या पूजा। हाँ, और कहते हैं इसकी शुरुआत हुई दक्षिण भारत के अलवार संतों से, फिर धीरे धीरे ये पूरे भारत में फैल गई। मतलब उस समय की जो राजनीतिक उथल-पुथल थी, सामाजिक कठोरता थी, उसके बीच भक्ति एक आसान रास्ता बन गई। हाँ, एक सीधा व्यक्तिगत रास्ता ईश्वर तक पहुंचने का। और सबसे बड़ी बात, सबके लिए समान, बिना किसी जात पात के भेदभाव के। ये तो बहुत अहम बात है। अच्छा, तो इस भक्ति काव्य की दो मुख्य धाराएं रहीं, निर्गुण और सगुण। हाँ। पहले निर्गुण धारा को समझते हैं। हाँ, जरूर। निर्गुण मतलब बिना गुणों वाला। इस धारा के संतों ने ईश्वर को निराकार माना, जिसका कोई रूप रंग नहीं। तो फिर मूर्ति पूजा वगैरह? नहीं। मूर्ति पूजा और जो बाहरी कर्मकांड थे उनका विरोध किया, जोर दिया मन की शुद्धता और ज्ञान पर। इसी निर्गुण धारा में जो पहली शाखा है वो है ज्ञानाश्रय। इसे संत काव्य भी कहते हैं। संत काव्य मतलब ज्ञान पर आधारित। बिल्कुल, ज्ञान यानी अपने अंदर के अनुभव से उस निराकार ब्रह्म को पाने की बात। और इस ज्ञानाश्रयी शाखा के सबसे प्रमुख कवि कौन थे? बेशक कबीरदास। माना जाता है कि वो सिकंदर लोधी के समकालीन थे। कबीरदास? हाँ, उनका तो नाम ही काफी है। और उनकी सबसे बड़ी खासियत थी कि उन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों धर्मों की जो रूढ़ियां थीं, जो ढकोसले थे, उन पर बिना डरे सवाल उठाए। हाँ, और उनकी भाषा, उसको लेकर भी काफी चर्चा होती है। कुछ अलग अलग नाम दिए गए हैं शायद। हाँ, सही कहा। उनकी भाषा बड़ी अनोखी थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसे सदुक्कड़ी कहा।
ये नाम क्यों, मतलब क्या था इसका? ये नाम दिखाते हैं कि कबीर किसी एक भाषाई नियम में बंधे नहीं थे। वो तो बस आम लोगों तक अपना संदेश पहुंचाना चाहते थे, तो जहां के शब्द मिले जैसे मिले बेझिझक इस्तेमाल किए। पंचमेल खिचड़ी मतलब मिली-जुली भाषा? और वाणी का डिक्टेटर मतलब भाषा पर उनकी पकड़ जबरदस्त थी। अच्छा, और उनकी रचनाएं वो कहाँ मिलती हैं? उनकी रचनाएं बीजक नाम के ग्रंथ में संकलित हैं, और ये काम उनके शिष्य धर्मदास ने किया था। अच्छा, धर्मदास ने। और कबीर के अलावा ज्ञानाश्रयी में और कौन-कौन महत्वपूर्ण कवि हुए? और रैदास थे, जिन्हें रविदास भी कहते हैं। उनकी रचना बाणी नाम से जानी जाती है। फिर गुरु नानक देव जी, जिनके पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। हाँ जी। दादू दयाल भी थे, अंगवधु हरदेवाणी। मलूकदास रत्न खां ज्ञानबोध, और सुंदरदास सुंदर विलास ज्ञान समुद्र। सुंदरदास, इनके बारे में कुछ खास बात? हाँ, सुंदरदास के बारे में ये ध्यान रखने लायक है कि वो इन निर्गुण संतों में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे माने जाते हैं। अच्छा, ठीक है। ये तो हुई ज्ञान की बात। अब निर्गुण में ही एक और शाखा थी ना, प्रेमाश्रयी, जिसे सूफी काव्य कहते हैं। हाँ, प्रेमाश्रयी शाखा यानी सूफी काव्य, इस पर इस्लाम के सूफी विचारों का मतलब इस्लामी रहस्यवाद का असर दिखता है। अच्छा, तो इसमें क्या अलग था? इसमें कवियों ने प्रेम को ईश्वर तक पहुंचने का जरिया माना, और मजे की बात यह है कि उन्होंने भारतीय लोक कथाओं को आधार बनाया। लोक कथाओं को कैसे? उन्होंने आत्मा को प्रेमिका माना और परमात्मा को प्रियतम, और फिर उनके विरह और मिलन की तड़प को अपनी कविताओं में दिखाया। अरे वाह, ये तो बिल्कुल अलग अंदाज है। हाँ, और लिखने का जो तरीका था उसे मसनवी शैली कहते हैं। भाषा ज्यादातर अवधी इस्तेमाल हुई। और इस प्रेम मार्गी या सूफी काव्य के सबसे बड़े कवि कौन हुए? मलिक मोहम्मद जायसी। उनका महाकाव्य पद्मावत तो खैर कालजयी रचना है। पद्मावत। हाँ, ये तो बहुत मशहूर है। लेकिन ये सिर्फ एक राजा रानी की कहानी नहीं है। असल में जायसी ने इसमें आत्मा यानी राजा रत्नसेन की परमात्मा यानी पद्मावती तक पहुंचने की मुश्किल यात्रा को दिखाया है। ये एक तरह का रूपक है, एलेगोरी। अच्छा। मतलब गहरी आध्यात्मिक बात कहानी के जरिए कहीं। बिल्कुल, उस दौर में ये एक बहुत असरदार तरीका था। क्या इस शाखा के पहले कवि को लेकर कुछ मतभेद भी हैं? मतलब कौन पहला सूफी कवि था? हाँ है, कुछ विद्वान असाहत की हंसावली को पहली रचना मानते हैं, तो कुछ मुल्ला दाऊद की चंदायन, जिसे लोरकहा भी कहते हैं, उसको पहली मानते हैं। तो फिर ज्यादातर किसे माना जाता है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जैसे विद्वान मुल्ला दाऊद को ही पहला सूफी कवि मानते हैं। ठीक है। और जायसी के अलावा और कौन प्रमुख कवि है इस धारा के? कुतुबन है, जिनकी रचना मृगावती है। मंझन है, मधुमालती के रचयिता। उस्मान की चित्रावली और नूर मोहम्मद की इंद्रावती, और अनुराग बासुरी भी काफी अहम है। तो ये थी निर्गुण धारा की दोनों शाखाएं, ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय। अब संक्षेप में सगुण धारा के बारे में भी बता दीजिए। हाँ, सगुण धारा में ईश्वर के साकार रूप की उपासना हुई, जैसे भगवान राम और श्री कृष्ण। इसकी भी दो उपशाखाएं हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। अच्छा, तुलसीदास और सूरदास जैसे महान कवि इसी धारा से हैं, है ना? बिल्कुल, इन पर फिर कभी विस्तार से बात करेंगे, लेकिन अभी भक्ति काल की कुछ आम विशेषताओं पर नजर डालना जरूरी है, जो लगभग सभी कवियों में मिलती हैं। हाँ, ये जरूरी है। क्या खास बातें थीं? देखिए, पहली तो जाहिर है भक्ति की प्रधानता, ईश्वर के प्रति एक गहरा निजी प्रेम। दूसरी, गुरु की महत्ता, गुरु को मोक्ष के लिए अनिवार्य माना गया। गुरु की महिमा तो कबीर ने भी बहुत गाई है। हाँ, बिल्कुल। तीसरी, अहंकार का त्याग। चौथी, आडंबरों का विरोध, मतलब बाहरी कर्मकांड, पाखंड, इन सब की आलोचना। ये तो निर्गुण सगुण दोनों में दिखता है। हाँ। पांचवी, सामाजिक समानता पर बल। जाति प्रथा का विरोध किया गया, हिंदू मुस्लिम एकता की बात हुई। और छठी जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है लोक भाषा का प्रयोग। हाँ, संस्कृत की जगह आम लोगों की भाषा। जी, अवधी और ब्रज भाषा जैसी भाषाओं का इस्तेमाल हुआ ताकि संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो कुल मिलाकर भक्तिकाल सिर्फ पूजा पाठ या ईश्वर की बात का दौर नहीं था। ये वो समय था जब कवियों ने अपनी रचनाओं से न सिर्फ ईश्वर से जुड़ने का रास्ता दिखाया, बल्कि समाज को भी एक नई दिशा देने की कोशिश की, वो भी सबकी अपनी भाषा में। सगुण काव्य धारा पर थोड़ी बात करेंगे। ये वो कवि हैं जिन्होंने ईश्वर के साकार रूप मतलब अवतारों की, खासकर राम और कृष्ण की पूजा की। जी हाँ। निर्गुण कवियों से ये अलग थे। इनका ईश्वर से एक सीधा भावनात्मक रिश्ता था
और परीक्षाओं के लिए तो ये बहुत ही जरूरी विषय है। बिल्कुल। सगुण धारा में देखिए मुख्य रूप से 2 शाखाएं हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, और दोनों ने ही हिंदी साहित्य को मतलब बहुत अद्भुत रचनाएं दी हैं। तो पहले राम भक्ति शाखा की बात करते हैं। यहाँ भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम माना गया। हाँ, एक आदर्श पुरुष, आदर्श बेटा, भाई, पति, राजा, है ना? बिल्कुल। और इस शाखा के सबसे बड़े कवि वो हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। उनका रामचरितमानस वो सिर्फ एक साहित्यिक कृति नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए एक तरह से फाउंडेशनल ग्रंथ है। हाँ, ये तो है। अवधी बोली में लिखा है मुख्य रूप से, पर हाँ, तुलसीदास जी ने ब्रज भाषा में भी काफी लिखा है। अच्छा, रामचरितमानस के बारे में कुछ खास बातें जो अक्सर परीक्षाओं में आ जाती हैं? हाँ, जरूर। देखिए, इसे पूरा होने में 2 साल 7 महीने और 26 दिन लगे थे। बाप रे, काफी समय। जी। और इसमें 7 कांड हैं, यानी अध्याय। इनका क्रम याद रखना जरूरी है। बाल कांड, फिर अयोध्या कांड। अयोध्या कांड को हृदय कांड भी कहते हैं, ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी। अच्छा। फिर अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, ये सबसे छोटा कांड है, ये ध्यान रखिएगा। सुंदर कांड, लंका कांड और आखिर में उत्तर कांड। और तुलसीदास जी की दूसरी रचनाएं, जैसे आपने कहा ब्रज भाषा में भी लिखा। हाँ, उनकी और भी रचनाएं हैं, जैसे रामलला नहचू, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली। ये सब प्रमुख हैं। ये सभी महत्वपूर्ण है मतलब? हाँ, वैसे तो सभी महत्वपूर्ण हैं, पर परीक्षाओं में अक्सर रामचरितमानस, कवितावली और गीतावली से सवाल आते हैं। ठीक है। तुलसीदास जी के अलावा राम भक्ति में और कौन से नाम अहम हैं? हाँ, एक नाम आता है नाभादास का। अच्छा, हाँ। उनकी रचना है भक्तमाल, ब्रज भाषा में है। इसमें भक्तों का परिचय है। अच्छा। फिर हैं केशवदास, उनकी रामचंद्रिका बहुत प्रसिद्ध है, और विज्ञान गीता भी। लेकिन रामचंद्रिका के बारे में एक बात ध्यान रखने वाली है, उसकी भाषा थोड़ी मुश्किल है। छंद बहुत ज्यादा हैं, तो उसे कठिन काव्य का प्रेत कहा गया। कठिन काव्य का प्रेत, हाँ, ये मैंने सुना है। जी, और कुछ विद्वानों ने तो इसे छंदों का अजायब घर भी कहा है। ये उपाधियां पूछ ली जाती हैं। अच्छा। इनके अलावा अग्रदास, जिनकी राम ध्यान मंजरी है, ईश्वरदास, भरत मिलाप और सेनापति कवित्र रत्नाकर, ये भी प्रमुख कवि हैं। चलिए, ये तो हुई राम भक्ति शाखा। अब जरा कृष्ण भक्ति शाखा की ओर चलते हैं। यहाँ तो भक्ति का केंद्र भगवान कृष्ण है, उनकी बाल लीलाएं, गोपियों संग रास, उनका प्रेम। बिल्कुल। और यहाँ भाषा प्रमुख रूप से ब्रज भाषा रही, उसकी मिठास अलग ही है। हाँ। इसके मुख्य प्रणेता वल्लभाचार्य जी माने जाते हैं, जिन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। पुष्टि मार्ग? पुष्टि मतलब पोषण या कृपा, तो ईश्वर की कृपा पर आधारित भक्ति मार्ग। समझ गया। और इस शाखा के प्रतिनिधि कवि वो हैं सूरदास जी। उनको तो श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। ये उपाधि भी महत्वपूर्ण है। हाँ, वात्सल्य रस का सम्राट सूरदास जी। उनकी रचनाओं के बारे में बताएं। सूरदास जी ने कृष्ण के बचपन का और उनके प्रेम जीवन का इतना अद्भुत चित्रण किया है, सजीव एकदम। उनकी मुख्य 3 रचनाएं मानी जाती हैं, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। सूरसागर ही उनकी प्रसिद्धि का मुख्य आधार है। अच्छा, एक शब्द अष्टछाप बार बार सुनने को मिलता है, ये क्या था? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अष्टछाप मतलब 8 मोहरें। ये कृष्ण भक्ति के 8 कवियों का एक समूह था। इसकी स्थापना 1565 ईस्वी में वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने की थी। अच्छा, विट्ठलनाथ ने? जी। ये 8 कवि श्रीनाथ जी मंदिर के प्रमुख कीर्तनकार थे। इनमें 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे, सूरदास, कृष्णदास, कुंभनदास, परमानंद दास। और 4 विट्ठलनाथ के शिष्य, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास, चतुर्भुजदास। अच्छा, तो 4 शिष्य। इनके नाम याद रखने जरूरी हैं क्या? हाँ, अक्सर पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन वल्लभाचार्य का शिष्य है या कौन विट्ठलनाथ का। ठीक है। कृष्ण भक्ति शाखा के अन्य कवि और उनकी रचनाएं, सूरदास के अलावा? बिल्कुल। मीराबाई का नाम कैसे भूल सकते हैं। गीत गोविंद टीका, नरसी जी का मायरा, राग सोरठ के पद, उन्हें अक्सर हिंदी की पहली और प्रमुख कवयित्री माना जाता है। जी हाँ। फिर रसखान हैं, जिनका कृष्ण प्रेम गजब का है, प्रेम वाटिका, सुजान रसखान। नंददास हैं, जिनकी भाषा बहुत सधी हुई थी, उनके लिए तो कहावत भी है, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। अरे वाह। मतलब जैसे बाकी कवि शब्दों को गढ़ते हैं, नंददास उन्हें हीरे की तरह जड़ देते थे। बहुत कलात्मक भाषा। उनकी रचनाएं हैं रसमंजरी, रूपमंजरी, भंवर गीत, सुदामा चरित। अच्छा। फिर नरोत्तम दास हैं, उनका सुदामा चरित बहुत प्रसिद्ध है, और ध्रुव चरित भी।
और कुंभन दास के भी फुटकल पद मिलते हैं। तो हमने देखा कि कैसे सगुण भक्ति धारा ने राम और कृष्ण के माध्यम से ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण को व्यक्त किया है। एक तरफ मर्यादा और आदर्श है राम भक्ति में, हाँ, तो दूसरी तरफ कृष्ण भक्ति में लीला है, माधुर्य है, प्रेम है। बिल्कुल। ये दोनों ही शाखाएं हिंदी साहित्य की बहुत ही अमूल्य धरोहर हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि इन भक्ति कवियों ने जो मूल्य और भावनाएं दर्शाई वो आज के समय में कितनी प्रासंगिक हैं। ये एक अच्छा सवाल है। इस पर विचार जरूर किया जा सकता है। करेंगे क्या राय बनती है? उत्तर मध्यकाल, जिसे हम सब रीतिकाल के नाम से जानते हैं, ये वो समय है संवत 1700 से 1900 के बीच का। और देखिए, यूपीएसआई हो या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम, यहां से सवाल बनते ही बनते हैं, तो इसे समझना जरूरी है। बिल्कुल। भक्तिकाल के बाद कविता में ना एक बदलाव आया, कलात्मकता पर जोर बढ़ा, दरबारी अंदाज दिखने लगा और शास्त्रीय परंपराएं मतलब नियम कायदे वो ज्यादा हावी हो गए। हाँ, और इसी से जुड़ा ये शब्द है रीति। ये रीति असल में है क्या? इसका मतलब क्या समझें? देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे काफी अच्छे से समझाया है। उनके अनुसार रीति का सीधा मतलब है काव्य शास्त्र के जो सिद्धांत है, जो नियम है, उन पर चलकर कविता लिखने की एक खास परंपरा या कह लीजिए एक पद्धति। अच्छा, मतलब एक बंधा हुआ रास्ता। तो ये जो दरबारी अंदाज और नियमों की बात हुई, ये उस समय के माहौल की वजह से था। क्या चल रहा था उस वक्त समाज में, राजनीति में? हाँ, बिल्कुल सही सवाल है। देखिए, वो समय था जब मुगल सल्तनत कमजोर पड़ रही थी और छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य उभर रहे थे। अब ज्यादातर कवि जो थे वो किसी न किसी राजा या सामंत के दरबार से जुड़े थे, उन्हीं पर आश्रित थे। तो जाहिर असर तो पड़ेगा कविता पर। हाँ, बिल्कुल। तो उनकी कविताओं में दो चीजें मुख्य हो गई, एक तो श्रृंगार मतलब प्रेम सौंदर्य का वर्णन, और दूसरा प्रशस्ति यानी अपने आश्रयदाता राजा की तारीफ। भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा उस समय सबसे ज्यादा चली और छंदों में सवैया बहुत लोकप्रिय हुआ। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि इस काल को लेकर अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम भी दिए हैं, मतलब सिर्फ रीति काल ही नहीं। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है और मजेदार भी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तो इसे रीतिकाल कहा और यही सबसे ज्यादा चलता है, लेकिन मिश्र बंधु जो थे उन्होंने देखा कि भी कविताओं में अलंकार बहुत है, सजावट बहुत है, तो उन्होंने कह दिया अलंकृत काल। अच्छा, अलंकारों की वजह से? जी। फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने देखा कि श्रृंगार रस की कविताएं बहुत ज्यादा हैं, तो उन्होंने कहा ये तो श्रृंगार काल है। और एक और नाम है रमाशंकर शुक्ल रसाल जी का दिया हुआ कलाकाल। उन्होंने कला पक्ष पर ज्यादा जोर दिया। तो ये नाम दिखाते हैं कि उस युग की अलग अलग विशेषताओं पर लोगों ने ध्यान दिया। समझ गया, मतलब जिस पहलू पर जिसका ज्यादा ध्यान गया वैसा नाम दे दिया। चलिए अब कवियों की बात करते हैं। उन्हें कैसे बांटा गया, मतलब कोई वर्गीकरण है? हाँ, मुख्य रूप से कवियों को रीति के साथ उनके संबंध के आधार पर हम 3 धाराओं में बांटते हैं। पहली है रीतिबद्ध धारा। इसमें वो कवि आते हैं जो काव्य के नियमों का पालन करते हुए मतलब लक्षण ग्रंथ लिखते हुए रचना करते थे। लक्षण ग्रंथ मतलब वो अपनी कविताओं में बताते थे कि रस क्या है, अलंकार क्या है, नायक नायिका के भेद क्या है, और फिर उसके उदाहरण भी देते थे। एक तरह से ये काव्य शास्त्र सिखा भी रहे थे। इनमें बड़े नाम हैं केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, देव। अच्छा, तो ये नियम सिखाने वाले कवि थे। और दूसरी है रीति सिद्ध। अब इन कवियों को काव्य के नियम, सिद्धांत ये सब बहुत अच्छे से पता थे, वो इसमें माहिर थे, लेकिन उन्होंने अलग से नियम समझाने या लक्षण ग्रंथ लिखने पर जोर नहीं दिया। उनका ज्ञान, उनकी महारत उनकी कविताओं में ही दिख जाती है। मतलब नियमों को जानते थे पर सीधे कविता में दिखाते थे, अलग से पढ़ाते नहीं थे। बिल्कुल। और इसके सबसे बड़े, सबसे प्रसिद्ध कवि हैं बिहारी। उनकी बिहारी सतसई इसी का उदाहरण है। हाँ, बिहारी सतसई का नाम तो सुना है। और तीसरी धारा कौन सी है? तीसरी है रीति मुक्त। जैसा नाम से ही लग रहा है, ये कवि रीति के बंधन से, नियमों से मुक्त थे, आजाद थे। इन्होंने जानबूझकर उन औपचारिक परंपराओं को नहीं अपनाया। इनकी कविता किसी नियम से नहीं बल्कि इनके अपने दिल से निकली है। इनके निजी अनुभव, एहसास, खासकर प्रेम की पीड़ा, विरह का दर्द, वो इनकी कविताओं का आधार है। अच्छा, ये तो बिल्कुल अलग हो गए। हाँ, इनमें गणानंद, आलम, बोधा, ठाकुर जैसे कवि आते हैं। इनकी कविता में एक सच्चाई, एक गहराई महसूस होती है। ये वर्गीकरण तो एकदम साफ हो गया,
लेकिन एक सवाल और आता है दिमाग में कि ये जो पूरी रीति परंपरा है, इसे शुरू किसने किया? पहला कवि कौन था? इस पर भी शायद कुछ बहस है। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है और परीक्षाओं में पूछा जाता है। इस पर विद्वानों में कह सकते हैं कि एक मत नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं कि चिंतामणि त्रिपाठी इसके प्रवर्तक थे, मतलब उन्होंने शुरुआत की। अच्छा। लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर नगेंद्र हैं, डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं, वो कहते हैं कि नहीं, इसका श्रेय केशव दास को मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी रचनाएं कालक्रम में पहले आती हैं। तो हमें दोनों मत ध्यान में रखने चाहिए। हाँ, ये जरूरी है कि दोनों पक्ष पता हों। चलिए अब कुछ प्रमुख कवियों और उनसे जुड़ी खास बातें जो परीक्षा के लिए याद रखनी चाहिए, उन पर थोड़ी बात कर लेते हैं। जरूर। सबसे पहले मैं भूषण का जिक्र करना चाहूंगी। रीतिकाल का वो दौर जब सब श्रृंगार रस में डूबे थे, भूषण ने वीर रस की कविता लिखी। ये अपने आप में अनोखी बात थी। हाँ, ये तो बिल्कुल अलग धारा हो गई। अंकी राजा रुद्र, उन्होंने ही इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। इन्होंने शिवाजी महाराज और छत्रसाल बुंदेला की वीरता की शान में जबरदस्त कविताएं लिखी। और केशवदास, उनका नाम भी बार बार आता है। हाँ, केशवदास रीतिबद्ध कवियों में प्रमुख हैं, अपनी विद्वत्ता के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनकी भाषा और शैली थोड़ी मुश्किल मानी जाती है। इसीलिए कभी-कभी उन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कह दिया जाता है। अच्छा, और देव? देव भी बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं। अपनी कल्पना की उड़ान और सुंदर उपमाओं के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। कहते हैं उन्होंने बहुत सारे, शायद 70 से ज्यादा ग्रंथ लिखे। और बिहारी तो हैं ही रीति सिद्ध के सबसे बड़े नाम। जी हाँ, बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि। उनकी एक ही रचना मिलती है, बिहारी सतसई, पर कहते हैं कि उसके दोहे गागर में सागर भरने जैसे हैं। और रीति मुक्त में सबसे प्रमुख कौन? रीति मुक्त में तो सबसे पहले घनानंद का नाम आता है। उनकी कविताओं में प्रेम का, खासकर विरह का जो दर्द है, जो कसक है, वो बहुत मार्मिक है। उनकी भाषा ब्रज भाषा है, लेकिन उसमें एक खास तरह की व्यंजना, एक लाक्षणिकता है। तो संक्षेप में अगर देखें, रीतिकाल एक ऐसा समय था जब कविता बहुत सजी धजी थी, नियमों में बंधी थी, दरबारों का असर था उस पर। लेकिन इसी दौर में ऐसे कवि भी हुए हैं जिन्होंने इन नियमों को नहीं माना और अपने मन की आवाज को कविता में उतारा, है ना? और परीक्षा के लिए तो ये सारे बिंदु, कवियों के नाम, उनका वर्गीकरण, उनकी खासियतें, ये सब याद रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। और एक बात सोचने की ये भी है कि ठीक है, ये कवि दरबारों पर निर्भर थे, नियमों का पालन भी कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने हिंदी साहित्य को कितना समृद्ध किया। आज भी हम उनकी कविताएं पढ़ते हैं तो क्यों वो हमें प्रभावित करती हैं? ये एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। हिंदी साहित्य की शुरुआत कहाँ से मानी जाए? हाँ, मतलब वो दौर था संवत 1900 के आसपास का, जब रीतिकाल के बाद हिंदी साहित्य ने, आप कह सकते हैं, एक नया मोड़ लिया। अच्छा, इसे आधुनिक काल या फिर गद्य काल भी कहते हैं शायद। बिल्कुल। हाँ। इसमें माहौल भी बदल रहा था, ब्रिटिश शासन, फिर वो छपाई मशीनें आईं और लोगों में देश को लेकर एक नई सोच भी जाग रही थी। हाँ, और इन सब चीजों ने मिलकर साहित्य को काफी बदला होगा। बहुत ज्यादा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे गद्य काल कहा, और वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसी समय में वो उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, इस सारी गद्य विधाएं खूब फले फूली। हाँ, और लिखने पढ़ने के लिए खड़ी बोली मुख्य भाषा बन गई। और इस आधुनिक काल को समझने के लिए इसे अलग अलग हिस्सों में भी बांटा गया है ना? जी हाँ, मतलब मोटे तौर पर देखें तो पहला है भारतेंदु युग, जो करीब 1857 से 1900 ईस्वी तक चला। अच्छा। फिर द्विवेदी युग आया, उसके बाद छायावाद युग, और फिर छायावादोत्तर युग, जिसमें वो प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, ये सब धाराएं आईं। पर आज हम मुख्य रूप से भारतेंदु युग पर ही बात करेंगे। इसे हिंदी साहित्य का पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। पुनर्जागरण काल मतलब यहीं से आधुनिकता की शुरुआत हुई? एक तरह से हाँ, इसे आधुनिक हिंदी साहित्य का दरवाजा माना जाता है। और इस दरवाजे को खोलने का श्रेय जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। बिल्कुल सही। भारतेंदु जी ने न सिर्फ आधुनिक हिंदी गद्य की नींव रखी, बल्कि उस समय जो समाज और देश से जुड़े जरूरी सवाल थे ना, हाँ, उनको साहित्य का हिस्सा बनाया। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय के लिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जन्म 1850, मृत्यु 1885, मतलब सिर्फ 35 साल की उम्र, और काम इतना ज्यादा। उन्हें नव जागरण का अग्रदूत और हिंदी गद्य का जनक भी कहते हैं। जी, वो एक साथ कवि भी थे, नाटककार, निबंधकार, पत्रकार, आलोचक,
मतलब बहुमुखी प्रतिभा। और ये भी सुना है कि उन्हें हिंदी का पहला नाटककार, निबंधकार, आलोचक और पत्रकार होने का सम्मान भी मिला है। हाँ, ये माना जाता है। उन्हें हिंदी रंगमंच का जनक भी कहते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने जानकी मंगल, नील देवी, सत्य हरिश्चंद्र जैसे नाटकों में खुद एक्टिंग भी की थी। अरे वाह, मतलब मंच से भी वो संदेश देना चाहते थे। बिल्कुल। एक और मजेदार बात है उनके बारे में क्या? कि गद्य के लिए तो उन्होंने खड़ी बोली को अपना लिया था, पर कविता वो ज्यादातर ब्रजभाषा में ही लिखते रहे। अच्छा, ये तो अलग बात है। हाँ, उनकी ब्रजभाषा कविताओं का एक संग्रह भी है, फूलों का गुच्छा। और इतना ही नहीं, वो रसा उपनाम से उर्दू में भी लिखते थे। कमाल है, मतलब भाषाओं को लेकर कितना खुलापन था। जी, ये उस युग की एक पहचान भी थी। भाषा का मिला जुला रूप, गद्य में खड़ी बोली जम रही थी, पर कविता में ब्रजभाषा का प्रभाव अभी था। यह प्रवृत्ति थी। और दूसरी बड़ी प्रवृत्ति थी पत्रकारिता का विकास। पत्रकारिता मतलब अखबार और पत्रिकाएं। हाँ, लेकिन सिर्फ समाचार देने के लिए नहीं। उस समय पत्रकारिता को सामाजिक विचारों को फैलाने और अंग्रेजी हुकूमत का विरोध करने का एक मजबूत जरिया बनाया गया। अच्छा? जैसे भारतेंदु जी ने खुद कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और खास तौर पर महिलाओं के लिए बाला बोधिनी जैसी पत्रिकाएं निकाली। बाला बोधिनी महिलाओं के लिए, ये तो बहुत प्रगतिशील सोच थी। बिल्कुल। और सिर्फ भारतेंदु ही नहीं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की आनंद कादम्बिनी थी, प्रताप नारायण मिश्र की ब्राह्मण थी, बालकृष्ण भट्ट की हिंदी प्रदीप। इन सब ने ब्रिटिश राज का खुलकर विरोध किया। तो मतलब साहित्य अब सिर्फ राजा रानी या प्रेम कहानियों तक सीमित नहीं रहा। नहीं रहा। अब उसमें देशभक्ति आई, समाज सुधार की बातें हुई, पश्चिमी संस्कृति की जो नकल हो रही थी उस पर सवाल उठाए गए, और जो अंग्रेज आर्थिक शोषण कर रहे थे, हाँ, उन मुद्दों को भी उठाया गया। जी, उन गंभीर मुद्दों को उठाया गया। साहित्य सीधे सीधे समाज से जुड़ गया। सही कहा। और हाँ, एक और चीज हुई, साहित्यिक संस्थाओं की स्थापना। जैसे 1893 में काशी में नागरी प्रचारिणी सभा बनी। हाँ, ये तो बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। बहुत। इसने हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि को बढ़ाने में, उसको स्थापित करने में बहुत अहम भूमिका निभाई। चलिए, अब कुछ प्रमुख लेखकों और उनकी रचनाओं को भी याद कर लेते हैं। भारतेंदु जी की काव्य रचनाएं कौन-कौन सी थीं? भारतेंदु जी की थी प्रेम माधुरी, प्रेम तरंगिणी, बकरी विलाप, विनय प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी, सिद्ध्या सुंदर, कई हैं। ठीक है। और प्रताप नारायण मिश्र? प्रताप नारायण मिश्र की हैं दंगलखंड, श्रृंगार विलास, रसखान शतक, हठी हम्मीर, मन की लहर। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन? प्रेमघन जी की रचनाएं हैं भारत सौभाग्य, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, वर्षा बिंदु, मयंक महिमा। और हाँ, ये भी याद रखने वाली बात है कि प्रेमघन जी अभ्र उपनाम से उर्दू में भी लिखते थे। अच्छा, जैसे भारतेंदु जी रसा उपनाम से लिखते थे? बिल्कुल। फिर ठाकुर जगमोहन सिंह की रचनाएं हैं देवयानी, श्यामालता, श्यामा सरोजिनी, प्रेम संपत्ति तल। और अंबिका दत्त व्यास? अंबिका दत्त व्यास की पावस पचासा, सुकवि सत्सई, हो री। राधाचरण गोस्वामी? उनकी हैं विधवा विलाप, नवभक्तमाल, विरहरी भूषण। और राधा कृष्णदास? राधा कृष्णदास की भारत बारामासा, देशादशा और एक अधूरा रह गया था कंसवध। तो ये थी भारतेंदु युग की एक संक्षिप्त जानकारी, वो दौर जिसने आधुनिक हिंदी साहित्य की नींव रखी और उसे एक नई दिशा दी। हाँ, और ये सोचना भी काफी अहम है कि कैसे उस समय के लेखकों ने, मतलब कितने सीमित साधन थे उनके पास, फिर भी भाषा और साहित्य के जरिए देश में एक नई सोच जगाई। सही बात है। आज के ये समय मतलब करीब 1900 से 1918 तक भारतेंदु युग के ठीक बाद आया। जी। और इसे अक्सर एक तरह से परिशोधन और वैचारिक उद्देश्य का काल मानते हैं। हाँ, और इसका नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर पड़ा, जो इसके महत्व को दिखाता है। बिल्कुल। इसे जागरण सुधार काल भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय समाज और साहित्य दोनों में एक सुधार की, एक नई सोच की लहर थी। मतलब रोमांस या सिर्फ पुरानी बातों से हटकर राष्ट्रवाद, समाज सुधार, नैतिकता, इन पर ज्यादा ध्यान दिया गया। एकदम। फोकस बदवा और व्याकरण के हिसाब से सही, उद्देश्यपूर्ण साहित्य लिखने पर जोर था। और भाषा, खड़ी बोली को गद्य और पद्य दोनों की मुख्य भाषा बनाने की कोशिश यही हुई। सही? हाँ, ये शायद द्विवेदी युग का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण काम था। खड़ी बोली की स्थापना कह लीजिए। भारतेंदु युग में शुरुआत हुई थी, पर यहाँ वो जम गई।
और इसमें सरस्वती पत्रिका का बड़ा हाथ रहा होगा, बहुत बड़ा। आचार्य द्विवेदी जी ने 1903 से 1920 तक इसका संपादन किया। उन्होंने खड़ी बोली को मांझा, सुधारा और लेखकों को सही व्याकरण, साफ और सरल लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। मतलब जो रीतिकालीन भारी भरकम शैली थी उससे हटकर। हाँ, बिल्कुल। सादगी, सीधी बात, व्याकरण की शुद्धता, इन पर जोर था। अच्छा, और इसी समय में आधुनिक हिंदी लघु कहानी की भी शुरुआत हुई। जी हाँ, ये भी एक अहम बात है। गद्य की दूसरी विधाएं भी पनप रही थीं, पर हिंदी लघु कहानी ने इसी दौर में अपनी पहचान बनाई। जैसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी की वो कहानी। उसने कहा था, 1915 में आई थी, आज भी मील का पत्थर है। उनकी और भी कहानियां थीं, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, वो भी जरूरी हैं। चलिए अब जरा इस युग की और साहित्यिक प्रवृत्तियों को देखते हैं। राष्ट्रीय और सामाजिक चेतना की बात आपने की, वो कैसे दिखती है साहित्य में? वो बहुत गहरे तक दिखती है। कविताओं में, लेखों में देशभक्ति, समाज सुधार के मुद्दे, राष्ट्रीय गौरव जगाने की कोशिश। ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरानी तारीफ हो, जरूरत पड़ने पर आलोचना भी की गई। और नैतिक मूल्यों पर भी जोर था। हाँ, काफी। साहित्य अक्सर उपदेश देने वाला, आदर्शवादी होता था। मकसद था समाज को सही राह दिखाना, नैतिक रूप से उठाना। यानी साहित्य सिर्फ कला नहीं, समाज सुधार का जरिया भी। हाँ, मैथिली शरण गुप्त जी शायद इसी धारा के सबसे बड़े कवि माने जाते हैं, राष्ट्र कवि। बिल्कुल, उन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान मिला। और उनकी भारत भारती, उसने तो जैसे राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने में कमाल ही कर दिया। और उनकी दूसरी रचनाएं, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, ये सब भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसी तरह रामनरेश त्रिपाठी जी भी थे। उनके खंड काव्य जैसे मिलन, पथिक, स्वप्न, इनमें भी देशभक्ति का भाव खूब है। खंड काव्य मतलब किसी एक घटना या पक्ष पर आधारित काव्य। महाकाव्य जैसा विशाल नहीं, पर केंद्रित। अच्छा, और जब खड़ी बोली इतनी स्थापित हो रही थी, तो क्या प्रकृति के बारे में भी लिखा गया? हाँ, क्यों नहीं। श्रीधर पाठक जी इसमें आगे थे। उन्होंने खड़ी बोली में प्रकृति पर बहुत सुंदर कविताएं लिखी। वनाष्टक, कश्मीर सुषमा, भारत गीत। और खड़ी बोली का पहला महाकाव्य? वो श्रेय जाता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी को, उनके प्रिय प्रवास के लिए। ये खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। उनकी और रचनाएं भी हैं, वैदेही वनवास, चोखे चौपदे, काफी काम है उनका। और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, उनका योगदान सिर्फ सरस्वती के संपादन तक ही था या उन्होंने खुद भी लिखा? नहीं, उन्होंने खुद भी काफी लिखा। संपादक के तौर पर तो वो प्रेरणा देते ही थे, पर उनकी अपनी रचनाएं भी हैं। काव्य मंजूषा, सुमन, संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन। उन्होंने लेखकों की पूरी एक पीढ़ी को दिशा दी असल में। एक सवाल और, जब खड़ी बोली इतनी तेजी से बढ़ रही थी, तो क्या ब्रजभाषा बिल्कुल खत्म हो गई थी? नहीं, ये बड़ा दिलचस्प है। खड़ी बोली मुख्यधारा बन गई थी, पर कुछ बड़े कवि ब्रजभाषा में भी लिख रहे थे। जैसे जगन्नाथ दास रत्नाकर, वो इसी युग के थे, पर उनकी रचनाएं उद्धव शतक, गंगावतरण, ये सब ब्रजभाषा में ही हैं। और सत्यनारायण कविरत्न भी थे। उन्हें तो ब्रज कोकिल कहते थे, उनकी मीठी ब्रजभाषा कविता के लिए। भ्रमरदूत, प्रेमकली उनकी रचनाएं हैं। तो मतलब खड़ी बोली के साथ साथ ब्रज भाषा भी चल रही थी? हाँ, कुछ हद तक, पर जोर खड़ी बोली पर आ चुका था। तो अगर हम संक्षेप में देखें, द्विवेदी युग ने खड़ी बोली को जमा दिया, साहित्य में राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों को केंद्र में लाया, एक नैतिक स्वर दिया और गद्य, खासकर कहानी, को आगे बढ़ाया। एकदम सही कहा। इसने आधुनिक हिंदी साहित्य के लिए एक बहुत मजबूत नींव रखी। और ये सोचने वाली बात है, हाँ, कि इस युग ने भाषा और समाज को जो दिशा देने की कोशिश की या जिन नैतिक मूल्यों पर इतना जोर दिया, वो आज कितने प्रासंगिक हैं। और इसमें भी छायावाद युग से अक्सर सवाल बनते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये दौर जो करीब 1918 से 1936 तक चला, हिंदी कविता में एक बड़े बदलाव का समय था। सही। इसे स्वच्छंदतावाद या रोमांटिसिज्म का युग भी कहते हैं। तो चलिए परीक्षा के नजरिए से इसके जरूरी पहलुओं को थोड़ा समझते हैं। बिल्कुल। द्विवेदी युग में जहां आप देखिए नियमों और समाज सुधार पर जोर था, वहीं छायावाद ने कवियों की अपनी भावनाओं, उनकी कल्पनाओं और निजी अनुभवों को सबसे आगे रखा। अच्छा। जैसे अंग्रेजी में रोमांटिक मूवमेंट हुआ था, कुछ वैसा ही यहाँ देखने को मिला।
प्रकृति, प्रेम, सुंदरता, एक अनजाना रहस्य और इंसान के मन का दुख, ये सब आप कह सकते हैं इस दौर की कविता के केंद्र में आ गए। तो फिर इस युग की कविताओं को हम पहचानेंगे कैसे? मतलब इनकी मुख्य बातें क्या हैं जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए? हाँ, कुछ खास बातें हैं जो छायावाद को परिभाषित करती हैं। पहली है व्यक्तिवाद की प्रधानता। व्यक्तिवाद। हाँ, यानी कवियों ने बाहरी दुनिया से ज्यादा अपने मन के सुख दुख, अपनी आशा निराशा को कविता में उतारा। जो महसूस किया वही लिखा, एक तरह से। मतलब निजी भावनाओं को खुलकर कहना। समझ गए। और दूसरी खास बात? दूसरी है श्रृंगार और रहस्यवाद। इसमें प्रेम और सौंदर्य का गहरा भाव तो था ही, पर वो सिर्फ जाहिर प्रेम तक ही नहीं रुका। अच्छा। कई बार ये भावना एक अनजानी अनदेखी शक्ति या ईश्वर की तरफ मुड़ जाती थी। ऐसा लगता था मानो कवि किसी गहरे रहस्य को खोजने निकला हो। ओह, इसे ही ये रहस्यवाद कहते हैं, जहां प्रेम में भी आध्यात्मिकता का पुट हो। ये दिलचस्प है। और प्रकृति का जिक्र भी बहुत होता है, मैंने सुना है, छायावादी कविता में। बिल्कुल सही। तीसरी अहम विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। मानवीकरण मतलब प्रकृति को इंसान की तरह देखना। हाँ बिल्कुल। कवियों ने प्रकृति को सिर्फ एक सुंदर बैकग्राउंड की तरह नहीं देखा, बल्कि उसे एक जीवित महसूस करने वाली सत्ता माना। जैसे बादल दुख में रो रहे हैं या फूल हंस रहे हैं, सोचिए जरा। अच्छा। प्रकृति को इंसानी भावनाओं के साथ देखना उस समय के लिए कितनी नई सोच थी। वाह, प्रकृति को एक साथी की तरह महसूस करना, ये तो सच में क्रांतिकारी रहा होगा। लेकिन कई बार दुख और उदासी का भाव भी मिलता है इन कविताओं में। आपने सही पकड़ा। चौथी विशेषता है वेदना एवं निराशा का स्वर। कई कवियों की रचनाओं में आपको एक गहरी उदासी, एक पीड़ा महसूस होगी, शायद जीवन की अस्थिरता या प्रेम में नाकामी की वजह से। ये भाव भी छायावाद का एक अहम हिस्सा है। और भाषा, क्या उसमें भी कुछ खास था? मतलब सिंबलिज्म वगैरह? हाँ, बिल्कुल। भाषा में बड़ा बदलाव आया। पांचवी विशेषता है प्रतीकात्मकता और लाक्षणिकता। कवियों ने ना सीधी सपाट बात कहने की जगह इशारों में, हाँ, प्रतीकों और इशारों का खूब इस्तेमाल किया। जैसे कमल का फूल पवित्रता के लिए या अंधेरा निराशा के लिए। अच्छा। इससे कविता में कई गहरे अर्थ छुपे होते थे। भाषा बहुत कल्पनाशील और चित्र जैसी बन गई। समझ गई। और अंत में छठी बात, राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण। भले ही कविता निजी भावनाओं पर केंद्रित थी, पर उसमें अपने देश और संस्कृति के लिए गर्व और प्रेम की भावना भी झलकती है। समझ गई। ये विशेषताएं तो अच्छे से ध्यान रखनी होंगी। अब उन कवियों की बात करते हैं जिन्हें छायावाद के 4 स्तंभ कहा जाता है। ये नाम तो परीक्षाओं में सीधे पूछ लिए जाते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। ये 4 नाम और उनकी रचनाएं परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पहले हैं जयशंकर प्रसाद। प्रसाद जी। इनका महाकाव्य कामायनी तो छायावाद की सबसे बड़ी देन मानी जाती है। इसमें मन के भावों का अद्भुत चित्रण है। हाँ, कामायनी। विद्वान शांतिप्रिया द्विवेदी ने तो इसे छायावाद का उपनिषद कहा था। अच्छा। इनकी और रचनाएं हैं झरमा, आंसू, लहर। यहाँ एक जरूरी बात याद रखें, झरना को अक्सर छायावाद की पहली रचना मानते हैं और कानन कुसुम इनका खड़ी बोली का पहला कविता संग्रह था। प्रसाद जी और कामायनी, ये तो नोट कर लिया। दूसरे स्तंभ कौन है? दूसरे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। निराला जी। इनकी रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता। निराला जी के बारे में एक खास बात, इनकी शुरुआती कविता वो जूही की कली 1916 की, वो एक तरह से वो छायावाद की आहट देती है। लेकिन बाद में इन्होंने कुकुरमुत्ता और नए पत्ते जैसी कविताएं भी लिखी, जिनमें समाज के दबे कुचले वर्ग की बात है, यानी प्रगतिशील सोच दिखाई देती है। अच्छा, यानी निराला जी की कविता समय के साथ बदली। हाँ, तो इनमें दोनों तरह के भाव मिलते हैं। अब तीसरे स्तंभ? तीसरे हैं सुमित्रा नंदन पंत। पंत जी। इनकी खास पहचान है प्रकृति के सुकुमार चितेरे के रूप में। रचनाएं हैं वीणा, पल्लव, गुंजन। ये सब खाटी छायावादी रचनाएं हैं। लेकिन निराला जी की तरह पंत जी की बाद की कविताओं जैसे युगांत, युगवाणी, ग्राम्या में भी प्रगतिशील और मानवतावादी विचार दिखने लगते हैं। और चौथी और आखिरी स्तंभ महादेवी वर्मा जी, उन्हें तो आधुनिक युग की मीरा भी कहते हैं। बिल्कुल, महादेवी वर्मा जी। उनकी कविताओं में विरह, पीड़ा और करुणा का भाव बहुत गहरा है। हाँ। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत।
और इन चारों संग्रहों के चुनिंदा गीतों का संकलन है यामा। यामा। हाँ, यामा, जिसके लिए उन्हें प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। ये तथ्य अक्सर पूछा जाता है। ये महत्वपूर्ण है। इन 4 महान कवियों के अलावा भी क्या कोई और महत्वपूर्ण नाम है इस युग से जिन्हें याद रखना चाहिए? जी हाँ, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जिनकी रचनाएं हैं अंजलि, अभिशाप, और उदय शंकर भट्ट, जिनकी रचनाएं तक्षशिला, मानसी हैं, इनका नाम भी छायावाद के संदर्भ में याद रखना चाहिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर छायावाद ने हिंदी कविता को भावनाओं, कल्पना और व्यक्तिगत एहसासों की एक नई उड़ान दी। हाँ, भाषा को भी ज्यादा कलात्मक और सांकेतिक बनाया। परीक्षा के लिए ये सारे बिंदु बहुत जरूरी हैं। एकदम सही कहा। छायावाद को समझना हिंदी साहित्य के विकास की एक अहम कड़ी को समझना है। इसकी विशेषताएं, प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, ये सब ध्यान से दोहरा लेना चाहिए। साहित्य के एक ऐसे दौर की बात कर रहे हैं जो 1936 के बाद आया। छायावादोत्तर युग कहते हैं इसे। जी। ये समझना जरूरी है कि ये कोई सीधी सी एक ही धारा नहीं थी। सोचिए, माहौल कैसा था देश में। आजादी की लड़ाई चल रही थी, जोरों पर थी। फिर वो दूसरा विश्व युद्ध, उसके बाद आजादी मिली तो अपनी नई दिक्कतें। बिल्कुल। तो साहित्य पर भी असर पड़ना ही था। कई अलग अलग तरह की आवाजें, रुझान दिखने लगे थे। हाँ, और खास तौर पर जो यूपीएसआई या स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं, उनके लिए इस दौर की 2 धाराएं बहुत जरूरी हैं, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। हाँ, और प्रयोगवाद ही आगे चलकर नई कविता बना। तो आज हम इन्हीं पर फोकस करेंगे। अच्छा। तो ये दिलचस्प है कि छायावाद की वो कल्पना वाली, थोड़ी रोमानी दुनिया के बाद कविता ने अचानक इतने अलग रास्ते क्यों पकड़े? चलिए इसी को समझते हैं। पहले प्रगतिवाद से शुरू करते हैं। हाँ, ठीक है। प्रगतिवाद ये समझिए कि 1930 के दशक के आखिर में उभरा और इस पर ना मार्क्सवादी सोच का काफी असर था। अच्छा। इसे हम एक तरह से रिएक्शन कह सकते हैं। जी। छायावाद में जो बहुत ज्यादा व्यक्तिगत भावनाएं थीं या सिर्फ कला, सुंदरता पर ही जोर था। हाँ, मतलब सिर्फ अपने मन की बातें। जी। उसी के खिलाफ ये एक प्रतिक्रिया थी। प्रगतिवाद का मानना था कि साहित्य समाज को बदलने का एक हथियार बने। यानी कवि अब सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहे थे, वो आम आदमी, मजदूर, किसान, मतलब जो शोषित वर्ग था। हाँ, उनकी असल जिंदगी, उनका जो संघर्ष था, उसको आवाज दे रहे थे। अच्छा। तो इसकी खास पहचान है सामाजिक यथार्थवाद। मतलब समाज की जो कड़वी सच्चाई थी, गरीबी, अन्याय, शोषण, उसको साफ साफ दिखाया गया। और जो उस टाइम की शोषण वाली व्यवस्थाएं थीं, जैसे पूंजीवाद, सामंतवाद, उनकी जमकर आलोचना हुई। और मजदूर वर्ग को शायद हीरो की तरह देखा गया। बिल्कुल। सर्वहारा वर्ग का समर्थन था, उनको महत्व दिया गया। कहीं कहीं तो क्रांति की भी बात की गई। तो फिर भाषा और स्टाइल का क्या हुआ? क्या वो बहुत सजावटी रही या बदल गई? नहीं, वही तो बात है। रूप या स्टाइल पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। जोर इस पर था कि बात आम आदमी तक पहुंचे, सीधी सरल भाषा। अच्छा। इसे कहते हैं रूपोवाद का अस्वीकरण। मतलब फॉर्मेलिज्म को रिजेक्ट किया। संदेश ज्यादा जरूरी था। और एक बात और थी शायद, वो भौतिकवादी नजरिए वाली। हाँ, बिल्कुल। छायावाद में जो रहस्यवाद था, थोड़ी धार्मिकता सी थी, उसको नकारा गया। दुनिया को वैज्ञानिक और यथार्थ के धरातल पर देखने पर जोर था। अच्छा। इस धारा के कुछ बड़े कवि, नाम भी जरूरी हैं एग्जाम के लिए, जैसे निराला जी हैं, उनकी बाद की कविताएं कुकुरमुत्ता, नए पत्ते। हाँ, और पंत जी की युगवाणी, ग्राम्या, ये भी प्रगतिवादी मानी जाती हैं। इनके अलावा नागार्जुन तो बहुत बड़ा नाम है। रांगे राघव, शिवमंगल सिंह सुमन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, ये सब प्रगतिवादी कवि हैं। जी, इनमें से नागार्जुन या निराला का नाम तो सुना ही होगा सबने। हाँ, जरूर सुना होगा। अच्छा, तो ये हुई प्रगतिवाद की बात। अब आते हैं दूसरी धारा पर, प्रयोगवाद और नई कविता। हाँ, प्रयोगवाद ये समझिए 1940 के दशक में शुरू हुआ। ये भी एक तरह का रिएक्शन ही था। अच्छा, किसके खिलाफ? ये प्रगतिवाद के भी खिलाफ था। कहा गया कि प्रगतिवाद में राजनीति और नारेबाजी ज्यादा हो गई, कला पीछे छूट गई, और छायावाद की भावुकता से तो अलग था ही। इसकी शुरुआत मानी जाती है तार सप्तक से। 1943 में आया था ये, और इसे एडिट किया था अगेय जी ने। तार सप्तक, हाँ, ये नाम तो बहुत सुना है। तो इसमें प्रयोग किस चीज का था? क्या नया कर रहे थे लोग? प्रयोग था हर चीज में।
विषय में, रूप में, भाषा में, मतलब कविता दिखती कैसी है, उसमें कहा क्या जा रहा है, कैसे कहा जा रहा है, सब में नयापन लाने की कोशिश। अच्छा, पुरानी जो रीतियां थी कविता की, उनको तोड़ने की कोशिश थी। फिर यही प्रयोगवाद 1950 के दशक में नई कविता के नाम से और बड़ा हो गया। तो नई कविता में क्या बदला? इसमें ना शहर में रहने वाले आदमी के अनुभव ज्यादा आ गए। उसका अकेलापन, उसकी निराशा, मोहभंग, मन की उलझने, बिखरा हुआ सा महसूस करना, ये सब विषय बन गए। तो जहां प्रगतिवाद समाज को देख रहा था, वही प्रयोगवाद और नई कविता फिर से व्यक्ति पर आ गए, लेकिन शायद अलग तरीके से। हाँ, कह सकते हैं। पर ये छायावाद वाला व्यक्ति नहीं था। यहाँ व्यक्ति के मन की गहरी उलझने, कुंठाएं, उसके अंदर का संघर्ष, इस पर फोकस था। कविता अक्सर इमोशनल कम, इंटेलेक्चुअल ज्यादा होती थी, मतलब सोच विचार वाली। और रूप, स्टाइल? उसमें तो खूब प्रयोग हुए, पुराने छंद वगैरह तोड़ दिए, नए प्रतीक, नई इमेजरी, आम जिंदगी से चीजें उठाई, शहरी मध्य वर्ग की जिंदगी झलकती है इसमें। और एक बात प्रामाणिकता की भी होती है कि जैसा अनुभव किया वैसा ही कहो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। हाँ, ईमानदारी, अपने अनुभव को बिना लाग लपेट के कहना। शायद इसीलिए कि आज़ादी के बाद जो उम्मीदें टूटीं, शहरों में जिंदगी जैसी उलझी हुई और अकेली थी, उसे बताने के लिए पुराने शब्द, पुराने तरीके काफी नहीं लग रहे थे। सच को वैसे का वैसा दिखा देने की कोशिश। जी। और इस राह पर चलने वाले बड़े कवि कौन? अज्ञेय तो हैं ही, मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र, गिरिजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, ये सब बड़े नाम हैं। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि छायावाद के बाद हिंदी कविता दो मेन रास्तों पर बढ़ी। एक तरफ प्रगतिवाद, समाज और आम आदमी पर फोकस, और दूसरी तरफ प्रयोगवाद और नई कविता, व्यक्ति के बदलते अनुभव और कहने के नए तरीकों पर फोकस। और सोचने वाली बात के महत्व पर थोड़ी बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो आधुनिक काल को गद्य काल ही कह दिया था। अब सोचिए ऐसा क्यों? वो इसलिए कि छपाई मशीनें आ गईं, अखबार निकलने लगे। हाँ, और राष्ट्रीय मुद्दे भी सामने आ रहे थे। बिल्कुल। और इन सब पर खुलकर लिखने के लिए गद्य एक बहुत जबरदस्त जरिया बन गया। सही। तो आज की हमारी जो ये बातचीत है, इसका मकसद यही है कि हिंदी गद्य का जो शुरुआती विकास है उसे समझें, खास तौर से उन साथियों के लिए जो यूपीएससी या राज्य स्तरीय परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं। बिल्कुल सही। और ये समझना जरूरी है कि गद्य सिर्फ साहित्य की एक विधा नहीं था। ये विचारों को आम लोगों तक पहुंचाने का, उन्हें जगाने का एक बहुत शक्तिशाली माध्यम बन गया था। हाँ, भाषा को एक आकार मिला और विचारों को जैसे पंख लग गए, कह सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन लेखकों से जिन्होंने भारतेंदु युग से भी पहले खड़ी बोली गद्य की नींव रखने का प्रयास किया। ये कुछ नाम हैं और उनकी रचनाएं जो अक्सर परीक्षाओं में आ जाती हैं, तो ध्यान देना जरूरी है। हाँ, इनमें कुछ नाम बहुत अहम हैं, जैसे लल्लू लाल जी का प्रेम सागर। प्रेम सागर, हाँ। सदल मिश्र का नासिकेतोपाख्यान। अच्छा। सदा सुखलाल नियाज का सुख सागर, और मुंशी इंशा अल्लाह हां की रानी केतकी की कहानी भी है। वैसे देखा जाए तो राम प्रसाद निरंजनी का भाषा योग वाशिष्ठ पहले लिखा गया था, पर खड़ी बोली गद्य को जो एक व्यवस्थित रूप देने की बात है ना, हाँ, उसका श्रेय अक्सर लल्लू लाल जी को दिया जाता है। शायद उनके प्रेम सागर की जो सरल और प्रचलित भाषा थी उसकी वजह से। अच्छा, मतलब ये मिलान करने वाले सवालों के लिहाज से महत्वपूर्ण है। हाँ, बिल्कुल। ये लेखक और रचना का मिलान अक्सर पूछा जाता है। हुआ। बिल्कुल। और भारतेंदु हरिश्चंद्र को तो हिंदी गद्य का जनक ही कह दिया जाता है। मतलब क्या खास था इस युग में और भारतेंदु जी के काम में? देखिए, बहुत कुछ खास था। भारतेंदु जी तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने सिर्फ नाटक ही नहीं लिखे, जैसे अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, नील देवी। हाँ, ये तो बहुत मशहूर है। हाँ, बल्कि उन्होंने हिंदी रंगमंच को एक तरह से स्थापित किया, इसीलिए उन्हें हिंदी रंगमंच का जनक भी मानते हैं। अच्छा। और इसके साथ ही आप देखिए, निबंध और आलोचना जैसी विधाएं भी शुरू हुईं। लोग साहित्य पर, समाज पर अपने विचार खुलकर लिखने लगे। और पत्रकारिता का क्या? उसका भी तो शायद बड़ा रोल रहा होगा। अरे बिल्कुल, पत्रकारिता तो इस युग की जान थी, कह सकते हैं। भारतेंदु जी ने खुद कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाल बोधिनी जैसी पत्रिकाएं निकाली। हाँ, बाल बोधिनी भी। और ये सिर्फ साहित्यिक पत्रिकाएं नहीं थीं, इनमें सामाजिक राजनीतिक चेतना जगाने का काम होता था। अच्छा। हाँ, व्यंग्य के जरिए
सीधी आलोचना के जरिए ब्रिटिश हुकूमत पर भी निशाना साधा जाता था। इसने लोगों को एक आवाज दी, एक मंच दिया। वाकई ये तो बहुत बड़ी बात है। और भारतेंदु जी अकेले तो नहीं थे शायद, उस दौर के और भी पत्रकार रहे होंगे जिनकी पत्रिकाएं चर्चित थीं। हाँ, निश्चित रूप से, जैसे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की आनंद कादम्बिनी, आनंद कादम्बिनी, हाँ। प्रताप नारायण मिश्र का ब्राह्मण, अच्छा, ब्राह्मण। और बालकृष्ण भट्ट का हिंदी प्रदीप। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन पत्रिकाओं ने भाषा को संवारने और राष्ट्रीय भावना को जगाने में, आप कह सकते हैं, बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ये नाम और पत्रिकाएं ये भी परीक्षाओं में अक्सर आते हैं। ये ध्यान रखना होगा। अच्छा, तो भारतेंदु युग के बाद फिर आता है द्विवेदी युग। यहाँ सुना है कि भाषा में कुछ और परिष्कार हुआ, गद्य थोड़ा और व्यवस्थित और व्याकरण के हिसाब से सटीक हुआ। आपने बिल्कुल सही कहा। इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को। अच्छा। उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया और उसके जरिए भाषा के मानकीकरण पर, मतलब उसकी शुद्धता पर बहुत जोर दिया। तो इस युग में गद्य सिर्फ भावनात्मक या साहित्यिक ही नहीं रहा, बल्कि ज्यादा विचारात्मक, ज्यादा अनुशासित हुआ। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात, यहीं पर हिंदी कहानी विधा का सही मायने में विकास शुरू हुआ। कहानी, हाँ, ये विधा तो बहुत लोकप्रिय है। और द्विवेदी युग की सबसे चर्चित कहानी कौन सी मानी जाती है? कोई एक नाम जो एकदम से जहन में आता हो? बिना किसी शक के चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था। उसने कहा था, हाँ, सुना इसके बारे में। 1915 में आई थी शायद। जी हाँ, 1915 में। और ये कहानी हिंदी के लिए एक मील का पत्थर क्यों मानी जाती है? क्यों? क्योंकि इसमें पहली बार पूर्व दीप्ति शैली, जिसे फ्लैशबैक कहते हैं ना, हाँ, फ्लैशबैक, उस तकनीक का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल हुआ था। पात्रों का जो मनोवैज्ञानिक चित्रण था वो बहुत गहरा था और भाषा तो एकदम सजीव। इसने कहानी कहने के तरीके को ही बदल दिया था एक तरह से। अच्छा। गुलेरी जी की और कहानियां भी हैं, जैसे सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, लेकिन उसने कहा था का स्थान तो अलग ही है। और ये परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण होगी? अरे बहुत। ये सवाल तो लगभग हर परीक्षा में किसी न किसी रूप में पूछ ही लिया जाता है। उसने कहा था कि लेखक कौन है या इसकी क्या खासियत है। समझ गया। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो आधुनिक काल में गद्य एक जरूरत बना। हाँ खड़ी बोली में शुरुआती प्रयोग हुए, लल्लूलाल, सदल मिश्र जैसे लोगों ने काम किया। जी। फिर भारतेंदु युग आया जिसने नाटक, निबंध, पत्रकारिता जैसी विधाओं को जन्म दिया और उन्हें सामाजिक चेतना से जोड़ा। बिल्कुल। और फिर द्विवेदी युग ने भाषा को मांझा, उसे व्यवस्थित किया और कहानी जैसी विधाओं को नई ऊंचाइयां दी, खासकर उसने कहा था जैसी कहानियों से। सही क्रम है बिल्कुल। ये सारी कड़ियां परीक्षा की दृष्टि से देखें तो बेहद अहम है। हर दौर की अपनी खासियत है, अपने लेखक हैं, अपनी रचनाएं हैं। हाँ, ये तो है। और जाते जाते बस एक बात सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगी। हाँ, जरूर। सोचिए, अगर ये शुरुआती गद्य लेखक और पत्रकार न होते, भारतेंदु जी, द्विवेदी जी या उनसे भी पहले के लोग, अगर वो इतनी मेहनत न करते, भाषा को न संवारते, नए विचारों को न फैलाते, तो आज हमारी हिंदी भाषा का, हमारे साहित्य का और शायद हमारी सोच का स्वरूप क्या होता? ये सोचने वाली बात है। उनके योगदान ने सिर्फ अक्षर नहीं गढ़े, उन्होंने एक पूरी पीढ़ी की सोच को, एक पूरे समाज की दिशा को प्रभावित किया। आज हिंदी साहित्य के कुछ बेहद महत्वपूर्ण कवियों और लेखकों पर एक नजर डालते हैं, है ना? हाँ, और उनकी रचनाओं पर भी। ये परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल। एक तरह से ये जरूरी नुकात का क्विक रिवीजन जैसा है। सही कहा। ये वो नाम और रचनाएं हैं जिनसे अक्सर सवाल बनते हैं। तो चलिए काल क्रमानुसार समझते हैं। आदिकाल से शुरू करते हैं। हाँ, आदिकाल। सबसे पहला नाम जो जहन में आता है वो है चंद्रबरदाई और उनकी रचना पृथ्वीराज रासो। बिल्कुल। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। पहला महाकाव्य। हाँ, और चंद्रबरदाई को पहला महाकवि। ये बिंदु याद रखने लायक है। मतलब वीर रस से भरी एक महत्वपूर्ण रचना। और उसी दौर के अमीर खुसरो, उनकी पहेलियां और मुक्करियां तो आज भी लोग खूब इस्तेमाल करते हैं। हाँ, खुसरो का महत्व इसलिए भी है क्योंकि वे खड़ी बोली हिंदी में सबसे पहले रचना करने वाले कवि माने जाते हैं। खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि, ये तो बड़ी बात है। बिल्कुल। उनकी पहेलियां, मुक्करियां, ये सब उसी खड़ी बोली का शुरुआती रूप दिखाती हैं। अच्छा, आदिकाल के बाद फिर भक्ति काल का दौर आया। इसमें तो कई धाराएं थी ना? हाँ, भक्ति काल बहुत विस्तृत है। पहले निर्गुण संत धारा की बात करते हैं। कबीरदास, उनकी रचना है बीजक। कबीरदास,
उनका तो नाम ही काफी है। जी। कबीरदास ज्ञानमार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। उन्होंने सामाजिक और धार्मिक सुधार पर बहुत जोर दिया। और बीजक? बीजक उनकी शिक्षाओं का सार है। साखी, सबद, रमैनी सब उसी में संकलित हैं। सीधी चोट करने वाली बातें। निर्गुण में ही एक और धारा थी, सूफी वाली, मलिक मोहम्मद जायसी और उनका पद्मावत। हाँ, पद्मावत। ये प्रेमाश्रयी यानी सूफी शाखा का प्रतिनिधि ग्रंथ है। अच्छा। और हिंदी के महानतम महाकाव्यों में गिना जाता है। प्रेम की पीर के साथ साथ इसमें गहरा दर्शन भी है। फिर आई सगुण धारा। इसमें राम भक्ति शाखा से गोस्वामी तुलसीदास और रामचरितमानस। इसके बिना तो बात ही अधूरी है। बिल्कुल अधूरी। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के सबसे बड़े प्रतिनिधि कवि हैं। और रामचरितमानस, वो तो घर घर की कहानी है। हाँ, रामचरितमानस तो समझिए हिंदी साहित्य का आधार स्तंभ है। उसका महत्व अतुलनीय है। लोकमानस पर गहरा प्रभाव है इसका। और कृष्ण भक्ति शाखा, उसमें सूरदास और सूरसागर। हाँ, सूरदास कृष्ण भक्ति के प्रतिनिधि कवि। उन्हें वात्सल्य और श्रृंगार रस का सम्राट कहा जाता है। वात्सल्य रस का सम्राट? जी। बालकृष्ण की लीलाओं का जैसा वर्णन उन्होंने किया है वैसा मिलना मुश्किल है। और सूरसागर उनकी प्रमुख रचना है। भक्ति और काव्य का अद्भुत संगम। तो ये भक्ति काल के कुछ प्रमुख स्तंभ थे। इसके बाद आता है रीतिकाल, बिहारी और उनकी बिहारी सतसई। रीतिकाल, हाँ, यहाँ काव्य का रूप थोड़ा बदला। बिहारी रीति सिद्ध काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनकी खासियत थी गागर में सागर भरना, है ना? बिल्कुल सही। छोटे से दोहे में बड़ी और गहरी बात कह देना। बिहारी सतसई इसी का प्रमाण है। करीब 700 दोहे हैं इसमें। लेकिन रीतिकाल में ही एक और नाम है भूषण का। उनकी रचना है शिवराज भूषण। भूषण इसलिए थोड़े अलग हैं, अद्वितीय हैं। हाँ, क्योंकि उन्होंने रीतिकाल में भी वीर रस की कविताएं लिखी। सही। जब ज्यादातर कवि श्रृंगार रस में लिख रहे थे, भूषण ने शिवाजी की वीरता पर लिखा। शिवराज भूषण इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अच्छा, अब आते हैं आधुनिक काल पर। सबसे पहले भारतेंदु युग से, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हाँ, भारतेंदु। उन्हें आधुनिक हिंदी गद्य का जनक माना जाता है। उनकी रचनाएं जैसे भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी आज भी कितनी रेलेवेंट लगती है। बिल्कुल। उन्हें नव जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। उन्होंने साहित्य को समाज से जोड़ा। फिर आया द्विवेदी युग। इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और उनका प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास का जिक्र जरूरी है क्योंकि इसे खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य होने का गौरव प्राप्त है। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य? जी हाँ, इसने खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में स्थापित करने में मदद की। इसी युग के मैथिली शरण गुप्त भी तो हैं, राष्ट्रकवि। उनकी रचनाएं भारत भारती, साकेत। हाँ, गुप्त जी को राष्ट्रकवि कहा जाता है। उनकी रचनाओं ने, खासकर भारत भारती ने, राष्ट्रीय चेतना जगाने में अहम भूमिका निभाई। और साकेत? साकेत भी एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है। उर्मिला के विरह का उसमें मार्मिक चित्रण है। इसके बाद हिंदी साहित्य में छायावाद का दौर, जयशंकर प्रसाद और कामायनी। छायावाद हिंदी का एक बहुत महत्वपूर्ण दौर। प्रसाद जी इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। और कामायनी? कामायनी इस युग का प्रतिनिधि महाकाव्य है। दर्शन, मनोविज्ञान, काव्य सबका अद्भुत संगम है इसमें। छायावाद की ही एक और प्रमुख स्तंभ महादेवी वर्मा। उनकी कृति यामा। महादेवी वर्मा जी, उन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। उनकी कविताओं में एक अलग ही तरह की वेदना दिखती है। हाँ, बिल्कुल। रहस्यवाद और वेदना उनकी कविताओं की पहचान है। और यामा उनकी प्रसिद्ध रचना है जिसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। और अंत में आधुनिक गद्य से एक कहानी का जिक्र जरूर करना चाहेंगे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था। अरे वाह, उसने कहा था। ये कहानी तो हिंदी की एक कालजयी कहानी मानी जाती है। हाँ, बहुत ही प्रभावशाली है। सिर्फ कहानी के लिहाज से नहीं बल्कि शिल्प के लिहाज से भी। फ्लैशबैक तकनीक का जैसा प्रयोग उसमें है, उसने आधुनिक कथा साहित्य को एक नई दिशा दी। तो ये थे हिंदी साहित्य के कुछ मील के पत्थर, कवि, लेखक और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। परीक्षाओं की दृष्टि से ये सभी बहुत उपयोगी हैं, है ना? बिल्कुल। ये एक संक्षिप्त परिचय था, लेकिन इन रचनाओं और रचनाकारों के योगदान को समझना जरूरी है। हाँ। इस पर विचार किया जा सकता है कि कैसे इन लेखकों ने समय के साथ हिंदी भाषा और साहित्य को समृद्ध किया है। सोचने वाली बात है ना, कैसे इनकी आवाज आज भी गूंजती है।